इस चैप्टर में हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड डेफिनेशन करेंगे इसकी एक, और उसके बाद देखेंगे टूल्स और टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। चलिए आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है एनालाइज करने का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गिवन हो, ठीक है, ताकि हम समझ सकें कि कैसे फाइनेंशियल हमारे ग्रो कर रहे हैं, कहाँ पे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अटकी हुई है और लो पे जा रही है, हाई पे जा रही है, क्या हो रहा है, वो सारा कुछ समझ सकें और फ्यूचर में करने वाले फाइनेंशियल डिसीजन जो भी होंगे वो ले सकें उसके डेटा को एनालिसिस करने के बाद। ओके, जो भी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फाइनेंशियल वैल्यूज़ दी हुई है ना, वो अलग अलग चीज़ों की वैल्यूज़ दी होती हैं, वो सभी के बीच में हम रिलेशनशिप की जो स्टडी करते हैं उनका मीन्स लाइबिलिटीज़ का रिलेशनशिप कैपिटल के साथ, एसेट का रिलेशनशिप लाइबिलिटी के साथ, वो सारे रिलेशनशिप आपस में जब उनको हम स्टडी करते हैं तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बहुत ही ज़रूरी बताना चाहता हूं कि अब हम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में भी अवेलेबल हैं। दोनों ही ऐप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप चेकआउट कीजिए, वहां पर हमने जो फ्री में स्टडी मटेरियल डाला हुआ है वो आप चेक कर सकते हो, और उसके बाद हमने वहां पर पीडीएफ सोल्यूशन भी डाले हुए हैं। चैप्टर वाइज सोल्यूशंस आपको बुक्स के मिल जाएंगे इन पीडीएफ फॉर्मेट। ओके, और आने वाले कोर्सेज जो हम ट्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन सबके लिए बहुत ही मिनिमम प्राइस में हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जो भी +1 के स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो +2 के कोर्सेज सब्सक्राइब कर लीजिए, आ रहे हैं बहुत ही जल्दी, ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी होती हैं हमारे पास? एक होती है बैलेंस शीट, दूसरी होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एंड लास्ट में होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जी मैंने आपको पहले ही पढ़ाई हुई है, ठीक है। और बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस की जो स्टेटमेंट है उसका लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से मैं 3 दे चुका हूँ लास्ट चैप्टर के, जिसमें हमने फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और एक इलस्ट्रेशन कवर की थी। मैं तीनों ही वीडियो का लिंक आपको आई बटन में दे रहा हूँ, प्लीज़ चेक कीजिए और देखिए कैसे कैसे बैलेंस शीट बनती है और कैसे P&L बनता है। ओके, चलिए आगे हम देख लेते हैं कि डेफिनेशंस है हमारे पास मेयर की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज लार्जली अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग द वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर इन अ बिजनेस as disclosed by a single set of statement and a study of trend of these factors as shown in the series of statements। क्या बोल रहा है डेफिनेशन में? सिंपल सा बोल रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मतलब क्या है, एक लार्जली स्टडी है हमारे पास कि फाइनेंशियल फैक्टर्स जो हैं बिजनेस के, उनके आपस में रिलेशनशिप की स्टडी करनी है हमने। ओके, जो भी हमें एक सिंगल सेट ऑफ स्टेटमेंट हमें दी हुई है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें से एंड स्टडी ऑफ ट्रेंड मीन्स जहाँ फिर हम ट्रेंड भी स्टडी कर सकते हैं सीरीज ऑफ स्टेटमेंट लेके, मीन्स 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की स्टेटमेंट लेके एक ट्रेंड भी हम स्टडी कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक को और देखते हैं टूल्स और टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल सके। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे पास एसेट्स के बारे में, लायबिलिटीज़ के बारे में, इक्विटीज़, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट अर्न और लॉस इंकर्ड और एंड कैश फ्लो कितना हुआ, इनफ्लो आउटफ्लो, इस चीज़ के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी होती हैं।
जो कि एक्सटर्नल यूज़र के द्वारा समझनी बहुत मुश्किल हो जाती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको इसका पता नहीं चलता। अगर किसी कंपनी के पास कैश बैलेंस 1 लाख है और एक कंपनी के पास 10 लाख है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है। इसमें आप कोई भी जजमेंट नहीं कर पाओगे जब तक आप कंपैरिजन नहीं करोगे एक कंपनी का उसी के एसेट्स और लायबिलिटीज़ के साथ, या फिर उसके प्रीवियस जो भी उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहा है उसके साथ। जब वो सारा कुछ आप करोगे तभी आपको पता चल सकता है कि फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ पर है। ओके, वो हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स हैं, 4 टूल्स हैं, 4 अपने टेक्निक्स बोल सकते हैं, इसको टूल भी बोल सकते हो। 4 हैं। सबसे पहला है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, और दूसरा है कॉमन साइज स्टेटमेंट, और तीसरा है रेशियो एनालिसिस, और चौथा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास दी हुई है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। जो टेक्निक है वो कैसे, क्या होता है उसका मीनिंग, कैसे बनाई जाती हैं, वो समझ लेते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जहां हम इसे बोल सकते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका क्या मतलब होता है? उसमें हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं इंडिविजुअल आइटम की जो भी हमें दी गई है बैलेंस शीट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। कैसे करते हैं स्टडी इंडिविजुअल की? 2 साल या 2 से ज़्यादा साल की हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले लेते हैं, इंडिविजुअल आइटम की स्टडी कर लेते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 1920 में हमारे पास फिक्स एसेट थे 2 लाख के, 2021 में हो गए 2,50,000 के, ठीक है। और 22 में हो गए जे 3 लाख के, और 23 में जाकर जो हो चुके हैं हमारे पास 10 लाख के। ऐसे वो ट्रेंड आप स्टडी कर सकते हो, कितने परसेंट इंक्रीज आया, कितना डिक्रीज आया, वो चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं हमारे कंपैरेटिव स्टेटमेंट में। ओके, दोनों ही स्टेटमेंट हमारी बनती हैं। इसमें मींस बैलेंस शीट भी बन जाती है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बन जाता है हमारे पास, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, और कंपैरेटिव स्टेटमेंट को हम हॉरिजेंटल एनालिसिस भी बोलते हैं। हॉरिजेंटल एनालिसिस करते हैं ना, इसमें हम एक ही लाइन में सारा एनालिसिस कर देते हैं। मीन्स अगर हम लाइबिलिटी देख रहे हैं तो लाइबिलिटीज़ देखते हैं, कैपिटल देख रहे हैं तो कैपिटल ही देखते हैं, 5 साल की, 2 साल की, 3 साल की, जितने भी साल की देखनी है, इसलिए इसको हॉरिजेंटल एनालिसिस भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट या फिर कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि हम जो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 2 या 2 से ज़्यादा साल की, वो साइड बाय साइड प्लेस करके उनको एक कॉमन अपनी वैल्यू लेके, कॉमन बेस लेके सभी आइटम्स का, उसको बेस बना के बाकी आइटम को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर उस परसेंटेज का ऑटोमेटिकली कंपैरिजन निकल के आ जाता है कि टोटल के जो हमने बेस लिया उस बेस से वो कितना शेयर उसका है, किसी पर्टिकुलर चीज़ का कितना शेयर है और किसी पर्टिकुलर चीज़ का कितना शेयर है, ठीक है। जैसे कि बैलेंस शीट में हम टोटल ऑफ एसेट्स या फिर टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का ले लेते हैं। वो टोटल के साथ, टोटल को बेस मान लिया, ठीक है, उसके साथ कंपेयर करते हैं लाइबिलिटीज को, एसेट्स को, पर्टिकुलर एसेट्स को, फिक्स एसेट्स उसमें से कितने परसेंट हैं, करंट एसेट्स कितने हैं, कैश कितना है, वो परसेंटेज में आपके पास सारी आइटम आ जाती हैं, ठीक है। और जब हम कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते हैं, उसमें हम ऑपरेशन इनकम जो होती है ना हमारी, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन जिसे बोलते हैं, या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो बोलते हैं, उसको बेस लेके सारी चीज़ों की परसेंटेज निकाल लेते हैं। मीन्स जे हम अगर हमने 100 रुपीज़ की सेल की है तो उसमें से एक्सपेंस हमारा एस्टेब्लिशमेंट पे कितना हुआ है, या फिर स्टॉक मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है उसमें, ठीक है, वो सारा ब्रेकअप बन जाता है, छोटा वो परसेंटेज आ जाती है अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मीन उसको बेस मान के। ओके, कॉमन साइज स्टेटमेंट को हम वर्टिकल एनालिसिस भी बोलते हैं। वर्टिकल मीन्स ऊपर से नीचे तक हम एनालिसिस करते हैं ना, एक ही साल के हम टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेके उसको एक्सपेंसेस या पर्टिकुलर एक एक एक्सपेंस के साथ उसको कंपेयर करते हैं, प्रॉफिट को भी कंपेयर करते हैं, ठीक है। या फिर टोटल ऑफ बैलेंस शीट लेके, जिसे हम बोलते हैं टोटल ऑफ एसेट्स या टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसको लेके हम पर्टिकुलर एक एक एसेट्स या लायबिलिटी को उसके साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो वो वर्टिकली चलती है, ओके, ऊपर से नीचे तक। ओके, इसलिए इसको वर्टिकल एनालिसिस बोलते हैं।
वैसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसमें जस्ट मैं इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ आपकी टेक्निक की। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका आने वाला है उसमें हम जो दोनों ही मेथड बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। और रेशो एनालिसिस एंड कैश फ्लो का तो एक पर्टिकुलर अलग अलग चैप्टर है, वो उसके बाद आने वाले हैं 2 चैप्टर और उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। तो उनका अलग अलग चैप्टर है, 4 टूल हैं, 3 चैप्टर में जो कवर होंगे। चलिए आगे देखते हैं, हमारे पास आगे है हमारे पास रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशंस है रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड और इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स का। जहाँ तो वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, जहाँ रिलेटेड हैं कंपोनेंट्स, उनका आपस में रिलेशनशिप निकालते हैं हम विद अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर आपने करंट रेशियो निकालनी है, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, रेशियो के फॉर्मूले बहुत हैं, वो आने वाले चैप्टर्स में हम उसको जब कवर करेंगे सारे आपको समझ लग जाएंगे। जब आप करंट एसेट्स या करंट रेशियो निकालते हो ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। आपस में लायबिलिटी को एसेट के साथ हम कंपेयर करके देखते हैं कि हमारी करंट रेशियो क्या है। रेशो एनालिसिस हमें हेल्प करता है असेस करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब कितनी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी चल रही है, परसेंटेज में निकल के बताई जाती है, ठीक है। सॉल्वेंसी कितनी है, मीन्स बिजनेस के पास कितना पैसा है कि वो अपना जो भी डाटा पे कर सकता है। ओके, लिक्विडिटी कितनी है, लिक्विडिटी मीन्स कैश में उसके पास जो इंस्टेंट कैश होने वाली आइटम्स है वो कितनी है। ओके, एंड एफिशिएंसी ऑफ एन इंटरप्राइजेज, और इंटरप्राइजेज की एफिशिएंसी निकाल के बताता है। ये सभी चीज़ों के आगे अलग अलग फार्मूले हैं, वो अलग अलग फार्मूले हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे रेशो एनालिसिस का चैप्टर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बताती है कि हमारा कैश एंड कैश इक्विवलेंट का फ्लो एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में किधर को हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, किस एक्टिविटी से इन हो रहा है, किस एक्टिविटी पर आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। कैश फ्लो में हम एक्टिविटीज को 3 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। पहली है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मींस जो बिजनेस का ऑपरेशन चल रहा है ना, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग करते हैं, सेल और परचेज ऑफ गुड्स की, ठीक है, वो ऑपरेशन एक्टिविटी होगी सारी। उसके रिगार्डिंग कुछ भी परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, एक्सपेंसेस पे किए, कोई भी एम्प्लॉयज के खर्चे, बेजिस वगैरह, सारा कुछ ये हमारा हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा जब हम कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर करेंगे, मींस एसेट्स खरीदेंगे अपने, ठीक है, एसेट्स खरीदने हैं, बेचने हैं। मींस अगर आपने ज़्यादा खरीदे हैं तो आपका आउटफ्लो ज़्यादा होगा, अगर आपने बेचे ज़्यादा है तो आपका इनफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से ज़्यादा होगा। आपने देखना यही है कि आपका इनफ्लो किस एक्टिविटी से ज़्यादा हुआ है तो किस एक्टिविटी में कम हुआ है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपको जो शेयर कैपिटल के बारे में, मीन्स जहाँ से आपको पैसा आ रहा है, फाइनेंस हो रहा है, वो ऑपरेशन से अलावा, मीन्स सेल्स ऑफ जो आप करते हो ना ऑपरेशन की, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसको छोड़ के बाकी जहाँ से आपको पैसे आ रहे हैं ना, जैसे आपके पास डिवेंचर्स हो गए, कैपिटल हो गई, लोन्स हो गए, लाइबिलिटी सारी जो वो वाली ना लॉन्ग टर्म वाली कैपिटल नेचर की, वो सारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएंगे। ओके, मेनली कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है ये देखने के लिए कि हमारे पास अगर 1000 करोड़ रुपीस एक साल में आए हैं तो हमारे पास बैंक में उसका बैलेंस बचा ओनली 1 करोड़, तो वो 99,000 करोड़ कहाँ गया, वो देखना है हमने, कहाँ कहाँ हमने वो इन्वेस्ट किया। वो सारा ऑपरेशन पर ही लग गया कि हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे लगाया या फिर उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे लगाया। आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हैं, जिसमें आपके पास 4 टाइप्स हैं, एक्सटर्नल एनालिसिस एंड इंटरनल एनालिसिस, और हॉरिजेंटल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस। इसको हम डायनामिक एनालिसिस और स्टैटिक एनालिसिस भी बोलते हैं।
अब एक्सटर्नल एनालिसिस क्या होता है? एक्सटर्नल एनालिसिस वो होता है जो ना एक मतलब इंटरप्राइजेज का जिनके पास ना रिकॉर्ड नहीं होता, डिटेल रिकॉर्ड नहीं होता, वो अपना एनालिसिस कंडक्ट करते हैं। किसके बेसिस पे? जो भी पब्लिक में अवेलेबल है, जो पब्लिक में पब्लिश किया हुआ ना, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज ना अपना सारा ही जो स्टेटमेंट्स है ना फाइनेंशियल, वो पब्लिकली पब्लिश करती है। जैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, डायरेक्टर एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ों को देख के वो एनालिसिस करते हैं एक्सटर्नली। बिजनेस में से कोई रिकॉर्ड नहीं उनको मिलता, उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। ठीक है। एक्सटर्नल एनालिसिस करता कौन कौन है? मेनली एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं इन्वेस्टर्स, लेंडर जिन्होंने आपको पैसा दिया हुआ है, क्रेडिटर्स आपके जिन्होंने आपको उधार पे गुड्स दी हुई हैं, वो देखना चाहते हैं कि ये हमें पैसे वापस दे भी पाएंगे कि नहीं, हम उधार पे इनको गुड्स और दें या ना दें, तो वो एनालिसिस करते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट एजेंसीज आपके इनकम टैक्स, आपके सारे टैक्सेस वगैरह की चेकिंग करने के लिए कि आप एक्यूरेट काम कर रहे हो कि नहीं, फिर गवर्नमेंट एजेंसीज भी सारा ऐसे करते हैं। और रिसर्च स्कॉलर, जो कोई अगर रिसर्च कर रहा है पूरी इंडस्ट्री पे, तो वो देख रहा है कि किस इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी ज़्यादा ग्रो कर रही है, उसको रिसर्च करने के लिए वो सारी कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करता है, उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। और इसके ओपोजिट है हमारे पास इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस मैनेजमेंट के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है अपनी ही कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए। ठीक है। अब इंटरनल एनालिसिस का फ़ायदा क्या है कि मेनली मैनेजमेंट ने खुद करना होता है, तो उनके पास सारी ही इंफॉर्मेशन का असेस होता है, पूरे ही अकाउंटिंग बुक्स का, रिकॉर्ड का, जो मर्जी चाहे वो उसमें इंफॉर्मेशन बना सकते हैं। ठीक है। कुछ भी गलती होने के चांस उनके बहुत कम हो जाते हैं। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का मीनिंग मैंने आपको समझाया था कि एक बार फिर से समझा देता हूँ। जो एक पर्टिकुलर लाइन में चलता है ना हॉरिजॉन्टल, उसे हम बोलते हैं लेफ्ट टू राइट, मींस एक साल को अगले साल से कंपेयर करने का बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। मींस ठीक है, हम दो से ज़्यादा ईयर जब कंपेयर करते हैं आपस में, तो उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हम करने के लिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं, जो मैंने आपको पहले ही समझा दी वो क्या होती है। ओके। और वर्टिकल एनालिसिस हमारा क्या होता है, जिसमें हम एक ही साल की क्रॉस एसेट्स या क्रॉस लायबिलिटीज को आपस में कंपेयर करते हैं, उसे हम बोलते हैं वर्टिकल एनालिसिस। मींस टॉप टू डाउन या डाउन टू टॉप हम कंपैरिजन करते हैं, उसे हम वर्टिकल एनालिसिस बोलते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट वर्टिकल एनालिसिस की एग्जांपल है। ठीक है। और रेशो एनालिसिस भी हमारा जो है वो पर्टिकुलर ऐसे ही बनाया जाता है, उसको भी हम एक ही साल में कंपेयर करते हैं। ठीक है। वो भी वर्टिकल एनालिसिस ही आता है। चलिए आगे हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस, जिसके साथ आपको इन दोनों का मीनिंग और भी अच्छे तरीके से समझ लग जाएगा। बेसिस हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस का टेबल बना लीजिए। ठीक है। 3 कॉलम बन गए। सबसे पहला हमारे पास बेसिस आ गया पीरियड। अब जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है वो मिनिमम 2 या फिर 2 से ज़्यादा पीरियड का होता है। ओके। एक साल के विद इन द 1 ईयर के फिगर्स लेकर ना आप उसके साथ उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि वो लाइन में चलता है ना, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट टू राइट। ओके। तो एक एक दो या दो से ज़्यादा पीरियड लेकर ही आप हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन जो वर्टिकल एनालिसिस है वो आप एक साल का ही कर सकते हो, मींस एक पर्टिकुलर ईयर का ही आप करते हो। वो वर्टिकल चलता है अप डाउन, और डाउन से अप, मींस ऊपर से नीचे आपने लेकर आना है। एसेट को कंपेयर किया हमने जैसे लाइबिलिटीज के साथ, ऐसे। ठीक है। वो वर्टिकल चलता है, तो वो एक साल की फिगर्स का ही कंपैरिजन होता है। ओके। नेक्स्ट बेसिस है हमारे पास कंपोनेंट्स और आइटम्स। अब हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, सेम आइटम या कंपोनेंट का ही कंपैरिजन करते हैं, लेकिन डिफरेंट पीरियड्स का। एक साल और ले लिया, एक साल और ले लिया, उस दोनों में से सेम ही कंपोनेंट, जैसे करंट लाइबिलिटी 2019 की देख ली और करंट लाइबिलिटी 2020 की देख ली, दोनों का ही जो हमने किया कंपैरिजन, वो उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ओके। लेकिन जो वर्टिकल एनालिसिस है उसमें हम डिफरेंट कंपोनेंट्स का कंपैरिजन करते हैं या फिर एनालिसिस करते हैं फॉर सेम पीरियड। ओके। जैसे कि एक ही साल की 2019 की ही कैपिटल को हमने लायबिलिटीज़ के साथ कंपेयर कर लिया, या फिर करंट लायबिलिटीज़ को करंट एसेट के साथ कंपेयर कर लिया एक ही साल की। ओके।
नेक्स्ट बेसिस है हमारे पास इंफॉर्मेशन कैसे प्रकार की मिलती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है एब्सोल्यूट या फिर परसेंटेज टर्म में भी आप उसको निकाल सकते हो। एब्सोल्यूट डिफरेंस आपके पास आ जाएगा ना कि जैसे प्रीवियस ईयर में आपके पास जो करंट लायबिलिटीज़ थी वो थी 10 लाख, अभी जो हमारा करंट पीरियड चल रहा है उसमें होगी 15 लाख, मीन्स आपकी करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी 5 लाख से, ठीक है। उसकी जो परसेंटेज निकालोगे प्रीवियस ईयर को बेस लेके तो वो बन जाएगा 50%, ओके। दोनों ही टर्म में हम वो बना सकते हैं, लेकिन जो वर्टिकल एनालिसिस है वो ओनली एंड ओनली परसेंटेज टर्म में ही होता है, क्योंकि आप उसमें डिफरेंस नहीं निकाल सकते, वो आइटम ही डिफरेंस होती हैं। एक दूसरे से डिफरेंट आइटम का डिफरेंस निकालोगे तो कोई उसका वैल्यू नहीं बनती, कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं निकल के आती सामने, ठीक है। आप उसमें से कंपैरिजन कर सकते हो कि उसके अगेंस्ट जे आइटम कितनी है, मीन्स करंट लायबिलिटी के अगेंस्ट करंट एसेट्स आपके पास कितने हैं, या फिर फिक्स एसेट के अगेंस्ट आपके पास टोटल इक्विटी कितनी है, ठीक है। फोर्थ डिफरेंस है हमारे पास यूजफुलनेस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जर्नली के अंदर यूजफुल होता है टाइम सीरीज एनालिसिस करने के लिए, एक टाइम से दूसरा टाइम कंपेयर करना ना, प्रीवियस ईयर से करंट ईयर कंपेयर किया, ओके। लेकिन जो वर्टिकल एनालिसिस है वो जनरली यूज होता है क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस करने के लिए, मींस करंट लायबिलिटी से करंट एसेट को कंपेयर किया, या फिर लायबिलिटीज़ के साथ हमने इक्विटी को कंपेयर करना है, एनालिसिस करना है उसका, ठीक है। वो क्रॉस सेक्शन एनालिसिस होता है, टाइम का नहीं होता, ओके। लास्ट है हमारे पास कंपैरिजन। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एक पार्ट ऑफ कंपैरिजन है, मींस ये कंपैरिजन का पार्ट है। जैसे हम अगर हम कंपेयर कर रहे हैं 2 ईयर, उसमें आपने हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करना है ना, तो तभी आप कंपैरिजन कर पाओगे, ओके। लेकिन वर्टिकल एनालिसिस एक स्टेप पैटर्न कंपैरिजन, आपने कंपैरिजन करने की स्टार्टिंग की है, उसमें एक स्टेप लेना है कि ये भी आप एक कंपैरिजन उसमें कर सकते हो, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं हम प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, मींस कैसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हो, कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। 4 स्टेप है उसमें आपके। पहला स्टेप है रीअरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा है कंपैरिजन, तीसरा है एनालिसिस, और लास्ट स्टेप है आपके पास इंटरप्रिटेशंस। तो पहला स्टेप क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मींस आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अरेंजमेंट ऐसे करना है जो आप इंफॉर्मेशन चाहते हो वो आपको मिल सके, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन के लिए आप एनालिसिस कर रहे हो उस हिसाब से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कम्प्लेक्स जो आपकी डेटा है ना, इंफॉर्मेशन है, उसको सिंप्लीफाई वे में लिखना है, उसे हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके। उसके बाद स्टेप आपका कंपैरिजन। कंपैरिजन आपने करना है जैसे आपने अभी सेट कर लिया है ना कि आपने जो भी अपना डेटा कैसे अरेंज किया है, जैसे भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उस हिसाब से आपने अरेंज किया है, आपने अब उस अरेंजमेंट का कंपैरिजन करना है। सपोज आपने प्रीवियस ईयर करंट ईयर का डेटा लिया हुआ है, ओनली करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज देखने के लिए, करंट एसेट्स प्रीवियस ईयर के मुकाबले बड़े हैं कि कम हुए हैं, करंट लायबिलिटी बड़ी है कम हुई है, तो आपने उस हिसाब से अरेंजमेंट किया है। तो अब आपने उनका कंपैरिजन करना है, आपने उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करके बाहर वैल्यू निकाल के देखनी है, और फिर उसका परसेंटेज चेंज देख लेना कि बड़ा है कि कम हुआ है, ओके। उसके बाद आ जाएगा आपके पास एनालिसिस। अब जो भी आपने कंपैरेटिव फाइनेंशियल डेटा निकाला है, अब उसका एनालिसिस करोगे, उसमें आपको पता चलेगा कितना इंक्रीज हुआ है किसी पर्टिकुलर आइटम में और किस आइटम में डिक्रीज हुआ है, और जिसमें आप इंक्रीज चाहते हो उसमें इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है, जिसमें आप डिक्रीज चाहते हो उसमें डिक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है, ओके। अब बिजनेस ओनर इनकम में ऑलवेज इंक्रीज आएगा और एक्सपेंसेस में ऑलवेज डिक्रीज आएगा, तभी तो उसका प्रॉफिट बढ़ पाएगा, ओके। लास्ट स्टेप है आपके पास इंटरप्रिटेशन, उसमें आपने एक कंक्लूड करके कि इंफॉर्मेशन देनी है जो एंड यूज़र यूज़ कर सके, कि एक्चुअल में कंपैरिजन करने के बाद आपके पास क्या छोटा सा डेटा निकल के आया जो इजी टू यूज़ हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, वो आपने निकाल कर देना है, ओके। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता क्या है, ये सारा कुछ तो हम समझ लिया है प्रीवियस लेक्चर्स में। अगर आपने नहीं देखे तो मैं ऑटो में लिंक दे रहा हूँ दोनों ही लेक्चर का, वो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा मीनिंग उसका।
अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। जो भी हमने स्टेटमेंट की है वो हम यूज़ कहाँ पे करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे, वो चीज़ आज हम समझ लेते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस जो भी हम करते हैं उससे हम वेरियस डिसीजन ले सकते हैं कितने प्रकार के, जैसे कि उसको हमने कैटेगराइज किया हुआ है। पहला है हमारे पास सिक्योरिटी एनालिसिस, दूसरा है क्रेडिट एनालिसिस, तीसरा है डेट एनालिसिस, चौथा है डिविडेंड डिसीजन और लास्ट में जर्नल बिजनेस एनालिसिस। ये सारे के सारे हम आगे डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक में, तो चलिए एक एक करके सभी समझ लेते हैं। सिक्योरिटी एनालिसिस क्या होता है? सिक्योरिटी एनालिसिस हमारे करते हैं जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, वो हर एक फर्म का सिक्योरिटी एनालिसिस करते हैं ये देखने के लिए कि जो वो एक्सपेक्ट करते हैं किसी शेयर की इन्वेस्टमेंट करने में, जिस किसी कंपनी में या फिर इन्वेस्ट करने के लिए जो एक्सपेक्ट करते हैं वो एक्सपेक्टेशन उनकी पूरी हो सकती है उस कंपनी के साथ कि नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे कि वो एक्सपेक्ट करते हैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कैपिटल एप्रिसिएशन एंड सिक्योरिटी ऑफ मनी, मीन्स कितना उनका पैसा बढ़ सकता है, कितना पैसा उनको ईयरली बेसिस पे मिलेगा एज अ डिविडेंड, और सिक्योरिटी कितनी है उनके मनी की कि कंपनी यकदम बंद तो नहीं हो सकती। कैपिटल एप्रिसिएशन, जो भी ट्रेंडिंग आपके शेयर्स होते हैं ना उन पे कैपिटल एप्रिसिएशन ज़्यादा होती है। जहाँ फिर कोई कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है वो ऑब्वियसली उनके कैपिटल का भी जो मार्केट में शेयर प्राइस है वो भी उनका इंक्रीज होगा ही होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्रेडिट एनालिसिस। क्रेडिट एनालिसिस यूजफुल कहाँ होता है? जब फर्म ने किसी को क्रेडिट ऑफर करना हो या फिर किसी से क्रेडिट पर चीज़ लेनी हो। ठीक है, अब अगर मेरी कंपनी ने किसी को क्रेडिट ऑफर करना है तो मैं दूसरी फर्म जिसको क्रेडिट मैंने ऑफर किया है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करूंगा कि उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी कितनी का है, वो रीपे कर भी पाएगा टाइमली कि नहीं कर पाएगा, अगर वो कर पाएगा कितने टाइम में कर पाएगा, ये सारा कुछ वो देख सकता हूँ मैं उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करके। और अगर मैंने क्रेडिट लेना है तो जो भी मुझे क्रेडिट देने वाला है वो मेरी फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करेगा और देखेगा कि इसके पास कितना कैश है और ये कब पैसे वापस कर पाएगा। ओके, जैसे आप लोग भी करते होंगे ना, जैसे अगर आपके फ्रेंड ने किसी ने पैसे मांगे, उसका बैंक रिकॉर्ड खराब हो, पता ही है कि वो उसने उस बंदे के भी पैसे देने उसके भी पैसे देने, तो आप उसको कभी भी उधार पे नहीं दोगे, 50 रुपये भी नहीं दोगे। आपको पता ही होगा कि ये तो मरने वाले हैं पैसे। ठीक है, अगर आपको पता है कि बंदा ये पैसे दे देता है वापस, इसको अभी नीड है, तो आप उसको उस बंदे को पैसे दे देते हो जिसका आपको रिकॉर्ड अच्छा मिला हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं डेट एनालिसिस। डेट एनालिसिस क्या होता है कि डेट एनालिसिस करने से फर्म की बोरोइंग कैपेसिटी पता चलती है कि कितना वो लोन ले सकता है मार्केट से, मीन्स जितने उसके पास फाइनेंशियल एसेट्स हैं अप टू दैट एक्सटेंट वो बोरोइंग कर सकता है, ताकि कल को रीपे भी करना पड़े तो सारे एसेट बेचने के बाद उसका लोन रीपे हो जाए। ओके, अगर एनी कंडीशन उसका बिजनेस शट डाउन होता है तो। नेक्स्ट है हमारे पास डिविडेंड डिसीजंस। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने से ही पता चलता है फर्म को कि कितना उसने परसेंटेज ऑफ डिविडेंड रिलीज करना है या फिर कितना नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर ही नहीं करेंगे तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं पता चलेगी, अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं पता चलेगी तो डिविडेंड भी कैसे पता चलेगा। ठीक है, डिविडेंड तो हम प्रॉफिट से ही देते हैं, इसलिए जितना भी डिविडेंड देना होता है उसका डिसीजन लेने के लिए मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो प्रिपेयर करनी ही पड़ती है। नेक्स्ट एंड लास्ट यूज़ है हमारे पास जर्नल बिजनेस एनालिसिस। अब इसमें क्या होता है कि हम जर्नली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि किस प्रोडक्ट से या फिर किस सर्विसेज से हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ड्राइव हो रहा है और किस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा वीक है जिसको फोकस करके और हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं हम ग्रोथ की कि कहाँ पे हम और ग्रो कर सकते हैं और कहाँ पे हम स्टेबल रहना चाहिए हमें ताकि हमारी ग्रोथ मेंटेन रहे। चलिए आगे देखते हैं पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल एनालिसिस। कौन कौन सी पार्टीज इंटरेस्टेड होती हैं? सबसे पहले हमारे पास मैनेजमेंट, दूसरा है एम्प्लॉयज एंड ट्रेड यूनियन, तीसरा है शेयर होल्डर और ऑनर्स और इन्वेस्टर्स, फिर आ जाता है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, फिर आता है सप्लायर और क्रेडिटर, फिर आता है बैंकर्स एंड लैंडर्स,
फिर रिसर्चर, टैक्स अथॉरिटीज एंड कस्टमर्स। अब मैनेजमेंट क्यों इंटरेस्टेड होती है फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए? क्योंकि फाइनेंशियल एनालिसिस हेल्प करता है मैनेजमेंट को ओवरऑल एक सेगमेंट वाइज एफिशिएंसी बिजनेस की असर्टन करने में। ठीक है, क्या बिजनेस कहाँ पर एफिशिएंसी उसकी जीरो हो रही है, किस पे उसका 100% जा रहा है, वो सारा कुछ असर्टन करने के लिए उसको फाइनेंशियल एनालिसिस करना पड़ता है। फिर उस एनालिसिस के बेसिस पे वो अपनी इन अपकमिंग ईयर्स में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियन भी इंटरेस्टेड रहती है, बिकॉज हर एक एम्प्लॉय जो भी किसी भी कंपनी में जॉब करता है उसे अपना फ्यूचर सिक्योर हो तभी वो जॉब करता रहेगा। उसे लगे कि मुझे टाइमली सैलरी मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी, और मेरे बोनसेस वगैरह इशू जो करने हैं बिजनेस ने वो मुझे मिलते रहेंगे टाइमली टाइम, और मेरी सैलरी तो नहीं कभी रुक जाएगी, या फिर मुझे निकाल तो नहीं देंगे। अगर प्रॉफिटेबिलिटी है, अगर स्टेबल है बिजनेस, तो एम्प्लॉयज़ निकालने के बजाय एम्प्लॉयज़ नए रखने पड़ते हैं। इसलिए एम्प्लॉयज़ भी फाइनेंशियल एनालिसिस की हेल्प लेते हैं। ठीक है, यूज़ करते हैं उन स्टेटमेंट्स का और देखते हैं कि हम यहाँ पर स्टेबल रह सकते हैं कि नहीं। ओके, और जो ट्रेड यूनियन है उनका भी सेम ही प्रोसेस है। अगर बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी है तो तभी वो लड़ पाएंगे अपने वेजेस राइट के लिए, और फर्म के साथ वेजेस एग्रीमेंट बना पाएंगे कि हमें इतने नहीं इतने वेजेस दो। ठीक है, नेक्स्ट पार्टीज है हमारे पास शेयर होल्डर और ऑनर और इन्वेस्टर। जिसने बिजनेस में पैसा लगाया हो वो तो हमेशा ही ये जानने की कोशिश करता रहता है कि बिजनेस प्रॉफिट में चल भी रहा है, इसकी ग्रोथ स्टक तो नहीं होगी, इसका ग्रोथ पोटेंशियल और है कि नहीं है। ठीक है, जो ऑनर है वो ऑलवेज ग्रोथ पोटेंशियल ही निकालता है बिजनेस का, कि आगे कितना बिजनेस और बढ़ सकता है, तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बढ़ेगी और मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी सिक्योर रहेगी। वो सारा कुछ उसको पता चलता कहाँ से है? फाइनेंशियल एनालिसिस से। नेक्स्ट पार्टीज है हमारे पास पोटेंशियल इन्वेस्टर। पोटेंशियल इन्वेस्टर कौन होते हैं? जिन्होंने अभी इन्वेस्ट नहीं किया हुआ लेकिन करना चाहते हैं कंपनी में इन्वेस्ट। तो वो भी क्या करते हैं? फाइनेंशियल एनालिसिस की हेल्प से ही डिसीजन अपना बना पाते हैं कि हम इन्वेस्ट करें या ना करें। अगर तो बिजनेस में ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी है, उनकी कैपिटल पे बैक करने का आप उनको इन्वेस्टर को लग रहा है कि ये हमारा कैपिटल इसमें अच्छा रिटर्न कमा सकता है अगर हम इस पे इन्वेस्ट करते हैं, तो तभी वो इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सप्लायर एंड क्रेडिटर। सप्लायर एंड क्रेडिटर भी अपनी क्रेडिट लाइन देखते हैं कि कितनी उनकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है, कि अगर हम उनको क्रेडिट पर गुड्स दे भी देते हैं तो हमें पैसे मिलने की संभावना कितनी है, कितने टाइम बाद हमें पैसा मिल सकता है और नहीं भी मिलेगा। अगर नहीं मिलने वाला है, अगर उनको शक लग रहा है कि नहीं ये बिजनेस जो है डाउनफॉल आ रहा है इसमें, तो ये पैसे वापस नहीं करेगा, तो उस वजह से जो सप्लायर हैं वो अपनी गुड्स क्रेडिट पर देने के लिए इनकार कर देते हैं। वो बोलते हैं लेनी है तो कैश में लो, नहीं तो बाढ़ में जाओ। पहली फुर्सत में निकल। सेम ही है, इससे मिलता जुलता अगला पॉइंट वो है बैंकर एंड लेंडर। वो भी यही चीज चेक करते हैं कि हमने अगर लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस को पैसे देने हैं तो बिजनेस के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो इन फ्यूचर हमें पैसा वापस कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ जानने के लिए फाइनेंशियल एनालिसिस ही उनका हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास रिसर्चर्स। अब रिसर्चर्स क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेके, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज मीन्स ग्रुप ऑफ फर्म्स, जो कंपनीज का एक ग्रुप छोटा सा बन के पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री बन जाती है। जैसे मोबाइल इंडस्ट्री में आपके कितने ब्रांड आ गए? एप्पल, सैमसंग, ओप्पो, वन प्लस, वीवो, शॉमी, ये सारे ब्रांड आ जाते हैं ना आपके। तो वो आते हैं कंपनीज और उनके ग्रुप को हम बोलते हैं इंडस्ट्री। अगर रिसर्चर किसी भी इंडस्ट्री का एनालिसिस करते हैं तो उसमें इंडिविजुअल फर्म का भी वो एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि किसके पास कितना मार्केट शेयर है, किसकी सेल ज़्यादा है, किसका प्रॉफिट ज़्यादा है। वो सारा कुछ एनालिसाइज करने के लिए वो यूज़ करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को। ओके,
नेक्स्ट पार्टी है हमारे पास टैक्स अथॉरिटीज़। अब टैक्स अथॉरिटीज़ भी फाइनेंशियल एनालिसिस के बेसिस पर ही चेक कर पाती है कि एक्चुअल टैक्स लायबिलिटीज़ जो हैं फर्म की वो उन्होंने पे किए हैं कि नहीं किए हैं, ठीक है। इसलिए उनको भी यूज़ करने पड़ते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस का। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्टी है हमारे पास कस्टमर। अब कस्टमर भी इंटरेस्टेड रहते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए फाइनेंशियल एनालिसिस में, जिसमें पता चले कि कंपनी की कंटिन्यूस कितनी है, एंटरप्राइजेज एक कितने समय से चल रही है और कितने समय तक और पोटेंशियल है जो चलेगी, तभी वो उसके लॉयल कस्टमर बन सकते हैं, ठीक है। जो भी कंपनी कंटिन्यूस है, ज़्यादा देर पर चल रही है, पुरानी है, उस पर ही कस्टमर ज़्यादा लॉयल रहते हैं उसके, ठीक है। अब इस चैप्टर की दो स्टेटमेंट से आज हम एक स्टेटमेंट कवर करेंगे जिसका नाम है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट में भी दो स्टेटमेंट बनती हैं, एक बनती है कंपैरेटिव बैलेंस शीट और दूसरी बनती है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम केवल कवर करेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मीनिंग मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी आपको समझाया था। उसमें हमने जो भी एनालिसिस करने वाले टूल्स हैं हमारे पास सारे हमने समझ लिए थे। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा तो पहले वो चैप्टर देख लीजिए, उसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मीनिंग समझ लग जाएगा। जहाँ पे तो मैं जस्ट गो थ्रू होने वाला हूँ मीनिंग में, ओके। सो आई बटन में आपको मैं प्रीवियस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कमेंट भी पिन कर ही देंगे हम अगर टाइम लगा तो। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट बोलो या फिर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका मीनिंग है कि हम स्टडी करते हैं कंपैरिजन की बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ टू और मोर ईयर बैलेंस शीट और या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। हम आज समझने वाले हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट, तो आप इसको बैलेंस शीट भी बोल सकते हो। हम बैलेंस शीट की आइटम्स को प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट की आइटम के साथ कंपेयर करते हैं। सेम आइटम मींस अगर डेटर है तो पिछले साल के डेटर का अमाउंट देखना है, अगर क्रेडिटर कंपेयर कर रहे हो तो पिछले साल के क्रेडिटर देखने हैं। ऐसा नहीं कर रहे कि हम डेटर को क्रेडिटर से कंपेयर कर रहे हैं या फिर डेटर को स्टॉक से या डेटर या फिर करंट एसेट को करंट लायबिलिटी से, ऐसा नहीं होगा। जो कंपोनेंट भी आपने उठाया वो 2 या 2 से ज्यादा साल का लेके आपस में उसको हम कंपेयर करते हैं, ओके। चलिए मीनिंग तो इतना सिंपल सा ही है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो हम सीधा इसका प्रैक्टिकल समझते हैं। सबसे जो जरूरी चीज़ है जो आपको एग्जाम में आने वाली है जो है फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। इसको समझ लोगे तो आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो ही जाएगा। इजी सा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो इजी से ही बन जाती हैं और आपका जो नंबर्स हैं वो श्योर हो जाते हैं, ओके। फॉर्मेट समझते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट का। सबसे पहले ऊपर लिख लीजिए कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज डेट डैश डैश, और कंपनी का नाम भी लिखना हो तो वो भी लिख सकते हो। और जो बैलेंस शीट के कॉलम्स हैं वो तो बनने ही बनने हैं। कौन कौन से हैं वो? पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर वैल्यू, करंट ईयर वैल्यू, ठीक है। 2 कॉलम आपके और ऐड हो जाएंगे सेम बैलेंस शीट में, जो है एब्सोल्यूट चेंज मींस इंक्रीज और डिक्रीज, जितना भी एब्सोल्यूट अमाउंट में चेंज है वो। और दूसरा कॉलम बन जाएगा एक्स्ट्रा हमारा परसेंटेज चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, वो परसेंटेज निकलेगी, ओके। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है अब इस बुक के पहले चैप्टर में, तो आपने अगर नहीं देखा तो मैं आई बटन में बैलेंस शीट के फॉर्मेट का भी लिंक आपको दे रहा हूं, तो आप जाके वो देख के आइए, उसको देखिए। पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 में जो हमें बैलेंस शीट का प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिया हुआ है वो ही डिटो फॉर्मेट जहां पर भी यूज होने वाला है, तो आप वो फॉर्मेट रट लो। वो फॉर्मेट मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा दिया है, वो लेक्चर देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लग जाएगा। जहां पर मेनली हम समझेंगे कि देखिए पर्टिकुलर में से आपको पता ही है एसेट्स और लायबिलिटीज इक्विटी वगैरह के नेम आएंगे, आइटम्स आएंगे, हेड आएंगे, ओके। नोट नंबर में आपके पास आता है
अगर कोई बैलेंस शीट के साथ आपने नोट अटैच किया हुआ है उसका नंबर जहाँ पर लिखा जाएगा। प्रीवियस ईयर की वैल्यू में आ जाएगा जो पिछले साल की बैलेंस शीट थी फाइनलाइज हुई उसकी सारी वैल्यू यहाँ बजेगी, और करंट ईयर की वैल्यूज में आ जाएगा जो इस साल की वैल्यू है, जो इस साल का नेट हमने निकाला है अपने ट्रायल में जिसके हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर की है। ओके, ये तो आप करते ही आ रहे हो, ठीक है, लेकिन आपके पास अभी दो नए कॉलम आ गए हैं भाई, वो समझने जरूरी हैं, ठीक है। इस लेक्चर में मेनली ये दो कॉलम पर ही फोकस होना चाहिए आपका, क्योंकि बाकी तो आपने ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर लिए हैं। तो इसमें पहला कॉलम जो है हमारे पास एब्सोल्यूट चेंज वाला जो हमने बोला इंक्रीज और डिक्रीज निकलेगा। इसमें वो कैसे निकलेगा, आपने क्या करना है, जो करंट ईयर की वैल्यू है उसमें से प्रीवियस ईयर की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, करंट ईयर की वैल्यू से प्रीवियस ईयर की वैल्यू को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी डिफरेंस आए वो आपने यहाँ पर लिखना है। ओके, चाहे वो डिफरेंस पॉजिटिव हो और चाहे वो डिफरेंस नेगेटिव हो, जैसे भी आए वैसे ही लिखना है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर नेगेटिव आया तो नेगेटिव लिखोगे, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव ही लिखोगे। ओके, और ये चेंज जो निकलेगा एब्सोल्यूट ये आइटम वाइज निकलेगा आपका। जैसे आपके पास पहला हेड होता है ना इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर शेयर होल्डर, उसके अंदर शेयर कैपिटल, उसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आपको दो दो भी दी हो जा सकती है, लेकिन आपके पास ओनली शेयर कैपिटल ही होता है। आपने शेयर कैपिटल का डिफरेंस निकाल के दिखाना है, रिजर्व में सरप्लस का निकाल के दिखाना है। ऐसे ही नॉन करंट लायबिलिटीज की जो आइटम्स है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, वो निकाल के दिखानी है। करंट लायबिलिटीज की शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये सारा कुछ आपने निकाल के उनको दिखाना है। ओके, जैसे कि जो हमने आइटम जहां पर लिखी हुई है ना बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाने के लिए, ये ही आइटम आपके कंपैरिजन में इंक्लूड होगी, बाकी की आइटम कंपैरिजन में इंक्लूड नहीं की जाती, ठीक है। वो सारी की सारी आइटम आप छोड़ दोगे, उनको जहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ी सी बैलेंस शीट चेंज कर लोगे एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, अब एब्सोल्यूट चेंज निकालने के बाद आपने निकालनी है परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज जो भी आपकी आई है, ठीक है। वो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज आप कैसे निकालोगे, आपने बेस लेना है प्रीवियस ईयर, जो भी प्रीवियस ईयर का डेटा है उसको आपने बेस ले लेना है, और जो एब्सोल्यूट चेंज निकल के आपके पास आया उसको आपने आइटम ले लेना है, ठीक है, अपना नंबर, और मल्टीप्लाई बाय कर देना है 100। मींस एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर्स वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। आपने प्रीवियस ईयर से देखना है कितना चेंज आया, वो नेगेटिव आया पॉजिटिव आया वो तो आप पहले ही देख रहे हो। ऐसे ही आपकी परसेंटेज भी, जैसे ही आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वैसे ही परसेंटेज भी पॉजिटिव और नेगेटिव में ही आपने लिखनी है। ओके, चलिए आप फटाफट से एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। टीएस गरेवाल की बुक में से लिखा है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019 प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट गिवन है जिसमें सिलेक्टेड सी आइटम है, आपके पास ज़्यादा आइटम्स नहीं हैं, तो उनको हम कंपेयर करेंगे, कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। एज इट इज़ जो बैलेंस शीट है आपके पास क्वेश्चन में जो भी आइटम है वो सारी की सारी दैट इज इट ही सोल्यूशन में भी लिख लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्स लिमिटेड कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 एंड 19। अब फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए इसका। पर्टिकुलर्स नोट नंबर 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019, एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज और डिक्रीज, परसेंटेज चेंज इंक्रीज और डिक्रीज, परसेंटेज का साइन और रुपीज़ का साइन आपने लगा लेना है। ओके, अब सबसे पहले आइटम जो है वैसे ही लिखेंगे। नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके बाद नंबर 1 पे है हमारे पास शेयर होल्डर फंड्स, उसमें है शेयर कैपिटल इक्विटी। अब जैसे मैंने आपको फॉर्मेट में दिखाया था, शेयर कैपिटल जो है उसको दो पार्ट्स में हम लिखते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। तो जहाँ पर इक्विटी हमें दी हुई है तो लिख लीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है। हमें ईयर्स जो दिए हुए हैं, बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2019 का कॉलम पहले है और 31 मार्च 2018 का कॉलम बाद में है, लेकिन जब आप सोल्यूशन में करोगे उसको आपने ओपोजिट करना होता है। ओके,
क्योंकि जो कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट है उसमें हम 31 मार्च 2018 जो बनता है या फिर बेस ईयर होता है उसको पहले लिखते हैं, फिर लिखते हैं हम करंट ईयर, उसमें आप डिफरेंस निकालते हैं। ओके, तो लिखिए हमारे पास 31 मार्च 2018 को शेयर कैपिटल जो है इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस कितना था। 31 मार्च को है 12 लाख और 31 मार्च 19 को वो हो गया 18 लाख। अब एब्सोल्यूट चेंज कितना आ गया जब हमने जो कॉलम ए और कॉलम बी है, जो सी निकाला बी माइनस ए किया तो जो निकल के आ गया 6 लाख रुपीज़। अब आगे हमारे पास कॉलम डी का जो वैल्यू निकालेंगे हम वो निकालेंगे कैसे, C डिवाइडेड बाय A मल्टीप्लाई बाय 100। तो C कॉलम है 6 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो ये निकल के आ गया 50%। सो इजी सा टास्क है, कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ऐसे ही हम सारे एसेट जैसे लिखे हुए हैं क्वेश्चन में वैसे के वैसे सारे एसेट्स लायबिलिटी हम नोट कर लेंगे और ईयर चेंज करके उनका जो भी है एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे और परसेंटेज चेंज निकालेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें हमें दिया हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 8% डिवेंचर सिक्योर्ड। तो लिख लीजिए सिक्योर्ड लोन 8% डिवेंचर्स। 31 मार्च 2018 को 6 लाख है और 19 को भी 6 लाख है, दोनों ही कॉलम में जाकर इधर लिख दीजिए 6 लाख और 6 लाख। एब्सोल्यूट चेंज हमारा निकला 0 और परसेंटेज चेंज भी हमारा निकल जाएगा कुछ नहीं, नील आ गया दोनों में। ओके, नेक्स्ट आइटम हमारे पास दी हुई है करंट लायबिलिटीज, उसमें ट्रेड पेबल। तो लिखिए करंट लायबिलिटीज ट्रेड पेबल्स, और उसमें जो ट्रेड पेबल है 31 मार्च 2018 को हमारे पास 3 लाख है और 19 को है 6 लाख। तो लिखिए यहाँ पर 18 में लिखिए 3 लाख और 19 में लिख दीजिए 6 लाख। एब्सोल्यूट चेंज आ गया हमारा 3 लाख और परसेंटेज चेंज निकल जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ये निकल के आ गया 100%। अब हम इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का टोटल लगा लेंगे। जे लग गया जो 31 मार्च 2018 का है वो आ गया 21 लाख और 31 मार्च 2019 का आ जाएगा 30 लाख। एब्सोल्यूट चेंज टोटल में कितना आया है 9 लाख का। अब 9 लाख डिवाइडेड बाय 21 लाख करेंगे और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो एवरेज परसेंटेज निकल के आ गई हमारे पास कितनी 42.86%। ऐसे ही हम सेकंड आइटम एसेट्स का कर लेते हैं। एसेट्स में फर्स्ट आइटम है हमारे पास नॉन करंट एसेट्स, उसमें फिक्स एसेट टेंजिबल दिए हुए हैं। तो लिख लीजिए नॉन करंट एसेट फिक्स एसेट टेंजिबल एसेट्स। तो 18 में 15 लाख और 19 में हो गए 18 लाख। तो 15 लाख 18 में लिख दीजिए, 19 में लिख दीजिए 18 लाख। तो माइनस करने के बाद हमारे पास निकल गया 3 लाख का डिफरेंस। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख किया तो 20% निकल गया हमारा परसेंटेज चेंज। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में दो आइटम है हमारे पास, ट्रेड पे रिसीवेबल एंड कैश इक्विपमेंट। तो लिख लीजिए दोनों ही दो नंबर डाल के करंट एसेट्स, पहली ट्रेड रिसीवेबल दूसरी कैश इक्विपमेंट्स। दोनों का अमाउंट भी देख लेते हैं। 18 में है ट्रेड पेबल 5 लाख और एज कैश है 1 लाख और 19 में जो हो गया 10 लाख और 2 लाख। तो यहाँ पर भी ऐसे लिख दें, 18 में लिखे 5 लाख और कैश इक्विपमेंट 1 लाख। ट्रेड रिसीवेबल 19 में आ गए 10 लाख और कैश इक्विपमेंट आ गए 2 लाख। तो डिफरेंस निकल के आ गया हमारे पास एब्सोल्यूट चेंज। ट्रेड रिसीवेबल आ गए 5 लाख और 5 लाख की परसेंटेज निकालेंगे तो ये आ गया 100%। सेम वे हम कैश इक्विपमेंट की निकालेंगे तो वो भी हमारी 100% ही आ जाएगी, क्योंकि 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 100 के तो 100 ही आना है। ओके, अब एसेट्स का टोटल लगा लेते हैं। 21 लाख टोटल आ गया हमारा 18 का और 30 लाख आ गया हमारा 19 का। और एब्सोल्यूट चेंज जो निकल के आया उसका टोटल भी लगा लो चाहे डिफरेंस भी निकाल लो, निकलेगा 9 लाख। तो ये हम करेंगे 9 लाख डिवाइडेड बाय 21 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आ गया 42.86%। सो इतना सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट टॉपिक है नहीं है। जो बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दी है उसको जस्ट कंपेयर करना है, आपने बस ईयर को इधर उधर करके देखना है और ज़्यादा कुछ भी करने की और ज़रूरत नहीं है। अगर आप एसेट्स का नेम जो लिखा है वैसे भी लिख दोगे कोई आपका गलत नहीं करेगा, लेकिन आप एज पर बैलेंस शीट लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए इस टॉपिक में इतना ही।
कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या फिर इनकम स्टेटमेंट का मीनिंग समझने से पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस का मीनिंग समझ लेते हैं क्या होता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या फिर इनकम स्टेटमेंट शो करती हैं बिजनेस ने एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना प्रॉफिट अर्न किया है या फिर लॉस इंकर किया है एक पर्टिकुलर पीरियड में। ओके, अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे तरीके से नहीं पता कैसे इसमें प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, कैसे लॉस निकल आता है और क्या फॉर्मेट है, अगर आपने वो जाना है तो प्लीज़ मैं आई बटन में आपको लेक्चर दे रहा हूँ अपना, उस वीडियो को जाकर देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लग जाएगा। हमने ये टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया है। पार्ट सेकेंड ऑफ शेड्यूल थर्ड ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के जो शेड्यूल फॉर्मेट दिया हुआ है ना हमें प्रिस्क्राइब्ड इनकम स्टेटमेंट का या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। एक एक आइटम एक्सप्लेन किया है कि उसमें क्या आना है क्या जाना है सारा कुछ, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। ओके, अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या फिर इनकम स्टेटमेंट क्या होता है कि जब हम 2 साल या 2 साल से ज़्यादा के इनकम स्टेटमेंट्स को आपस में कंपेयर करते हैं तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या फिर इनकम स्टेटमेंट। ओके, सेम चीज है जैसे कंपैरेटिव बैलेंस शीट है, इसमें भी हम एक कंपोनेंट को उसके नेक्स्ट ईयर के या फिर प्रीवियस ईयर के वैल्यूज के साथ कंपेयर करते हैं। एक सिंपल एक कंपोनेंट को, ऐसे नहीं है कि दो कंपोनेंट्स के बीच में हम रिलेशनशिप देखते हैं, वो इस स्टेटमेंट में नहीं होता। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम सेम कंपोनेंट का 2 साल में वैल्यू देख के 3 साल में 4 साल में उसको आपस में कंपेयर करते हैं। ओके, बहुत इजी है, इसको भी समझना लाइक अ बैलेंस शीट ही है। अगर आपको फॉर्मेट आ गया तो आप कंपैरिजन कर सकते हो, कुछ मुश्किल नहीं है। तो स्कोरिंग चैप्टर अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बहुत ही ज़रूरी बताना चाहता हूं कि अब हम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में भी अवेलेबल हैं। दोनों ही ऐप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप चेकआउट कीजिए, वहां पर हमने जो फ्री में स्टडी मटेरियल डाला हुआ है वो आप चेक कर सकते हो। और उसके बाद हमने वहां पर पीडीएफ सोल्यूशन भी डाले हुए हैं, चैप्टर वाइज सोल्यूशंस आपको बुक्स के मिल जाएंगे इन पीडीएफ फॉर्मेट। ओके, और आने वाले कोर्सेज जो हम ट्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन सबके लिए बहुत ही मिनिमम प्राइस में हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जो भी +1 के स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो +2 के कोर्सेज सब्सक्राइब कर लीजिए। आ रहे हैं बहुत ही जल्दी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब लिखिए हेडिंग कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड दैट। ओके, पहला कॉलम हमारे पास बन जाएगा पर्टिकुलर का, दूसरा नोट नंबर का और तीसरा बन जाएगा फिगर फॉर द प्रीवियस ईयर, फोर्थ आ जाएगा फिगर फॉर द करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज और डिक्रीज, परसेंटेज चेंज इंक्रीज और डिक्रीज। अब मैं हर एक कॉलम को एक्सप्लेन करता हूँ। पर्टिकुलर्स में आपकी जो भी डिटेल्स आएंगी, नेम ऑफ हेड या फिर एक्सपेंस इनकम जो भी है वो आप लिखोगे, ठीक है। नोट नंबर में उसके साथ जो भी नोट आपने प्रिपेयर किया हुआ है किसी इनकम का किसी एक्सपेंस का, पूरी डिटेल बनाई हुई है, ओके, वो आपका यहाँ पर आता है। और इस जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में आप ज़्यादातर नोट नंबर यूज़ करने वाले नहीं हैं, बिकॉज आपने इसमें कंपैरिजन ही करना है, आपको ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आने वाला। ओके, नेक्स्ट में आ जाएगा प्रीवियस ईयर्स की फिगर्स, जो भी आपके पिछले साल में एक्सपेंसेस हुए हैं, इनकम हुई है, वो जहाँ पर आ जाएगी। करंट ईयर की आ जाएगी फोर्थ कॉलम में। और जो दो मेन कॉलम है अपने जो ऐड हो रहे हैं बैलेंस शीट में, फॉर्मेट जो पहले एग्जिट था उसके अलावा जो आया, पहला है हमारे पास एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज और डिक्रीज, और दूसरा है परसेंटेज चेंज इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। एब्सोल्यूट चेंज में क्या करेंगे, करंट ईयर की फिगर में से माइनस करेंगे प्रीवियस ईयर की फिगर्स, तो हमारे पास एब्सोल्यूट चेंज निकल के आ जाएगा। तो वो पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव आए तो नेगेटिव लिख देना है। आप माइनस का साइन भी डाल सकते हो, ब्रैकेट्स में लिख भी दोगे तो उसको भी हम नेगेटिव ही समझते हैं। ओके,
ये देखिए फॉर्मेट में हमने कॉलम के नेम दिए हुए हैं, जैसे कि फिगर प्रीवियस ईयर का नेम दे दिया ए और फिगर करंट ईयर का नेम दे दिया बी। एब्सोल्यूट चेंज का नेम दे दिया सी, जो कि इक्वल टू है बी माइनस ए। ओके, मीन्स करंट फिगर माइनस प्रीवियस फिगर। ओके, ऐसे ही आगे परसेंटेज चेंज है, उसका क्या है, वो है हमारा डी कॉलम। तो डी कॉलम इज इक्वल टू हो जाएगा सी डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाई बाय 100, means absolute change divided by previous year figure multiply by 100। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा परसेंटेज चेंज। ओके, अब परसेंटेज चेंज भी नेगेटिव और पॉजिटिव निकल सकता है, जो भी आए आपने वैसे ही लिखना है। फॉर्मेट आपका एज इट इज वैसा क्या वैसा ही है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है और वैसे ही हम नोट कर लेंगे। तो एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं और फॉर्मेट अच्छे तरीके से आपको समझ लग जाएगा। चलिए इलस्ट्रेशन करते हैं टीएस गढ़वाल की बुक में से। प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको डिटेल दी हुई है, पर्टिकुलर्स 31 मार्च 2019 के आइटम दिए हुए हैं, 18 की दी हुई है। 18 आपको बाद में दिया है, 19 पहले दिया हुआ है। ओके, सो फिगर लिखते वक्त कंफ्यूज ना होना, ध्यान से लिखना, इधर की फिगर उधर और उधर की फिगर इधर मत लिख देना। ओके, तो चलिए सोल्यूशन करते हैं। लिखिए हेडिंग कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडर 31 मार्च 2018 एंड 19। फॉर्मेट बना लीजिए फटाफट से। पहला कॉलम आ गया पर्टिकुलर का, दूसरा नोट नंबर का, तीसरा आ जाएगा 31 मार्च 2018 का, चौथा आ जाएगा 31 मार्च 2019 का, और एब्सोल्यूट चेंज ब्रैकेट में लिख दिए इंक्रीज डिक्रीज, परसेंटेज चेंज ब्रैकेट में लिख दो इंक्रीज और डिक्रीज। अब कॉलम के नेम्स वगैरह भी मेंशन कर दो तो अच्छी बात होती है, और अमाउंट भी मेंशन कर दो कि किस चीज़ में निकल के आ रहा है। पहले हम लिख देते हैं रुपीज़ रुपीज़ रुपीज़, ठीक है, 3 कॉलम है, और लास्ट में कॉलम में हमारे पास है परसेंटेज, तो वो लिख दिया। उसके बाद हम मेंशन कर देते हैं हमारे कॉलम नेम्स ए बी, तो सी आ जाएगा, सी का निकलेगा कैसे, इक्वल टू बी माइनस ए, और ऐसे ही डी इज इक्वल टू आ जाएगा सी अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 100। तो चेक करिए, सबसे पहली आइटम है हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स। 19 की है 5 लाख और 18 की है 3,20,000। तो लिखिए आइटम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल कितनी आ गई, 18 की आई है 3,20,000 और 19 की 5 लाख। अब एब्सोल्यूट चेंज निकाल लेते हैं इसमें से, 5 लाख माइनस 3,20,000, तो ये निकल के आ गया हमारे पास 1,80,000। और परसेंटेज चेंज निकाल लेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारा अमाउंट आया 56.52%। चलिए आगे हमारे पास दिया हुआ है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। 19 का 4,50,000, 18 का 2,50,000। तो एक्सपेंसेस बनाते हैं। दूसरा पॉइंट, एक आइटम लिखो उसमें परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। 18 में लिख दीजिए 2,50,000 और 90 में कितना था 4,50,000, तो लिख दीजिए 4,50,000। और एब्सोल्यूट चेंज आ गया इसका 2 लाख, ठीक है, 4,50,000 माइनस 2,50,000, तो 2 लाख एब्सोल्यूट चेंज निकल के आ गया, और परसेंटेज चेंज निकल के आ जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आया 80%। तो नेक्स्ट आइटम हमारे पास दी हुई है चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। 50,000 50,000 दोनों में ही है सालों में। तो लिखिए बी आइटम चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। 50,000 18 में आ गया, 50,000 19 में आ गया, एब्सोल्यूट चेंज 0 और परसेंटेज चेंज भी 0। नेक्स्ट आइटम हमारे पास दी हुई है अदर एक्सपेंसेस, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो रेवेन्यू फ्रॉम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना, जहाँ फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है जितनी, उसकी परसेंटेज दी हुई है हमें। यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा, 8% है और 10% है। ओके, तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट में हमारे पास आ जाएगा 18 और 19 का कॉलम एक पर्टिकुलर का। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कितना आ गया हमारे पास, 2,50,000 18 का है और 4,50,000 19 का है। चेंज इन स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री 50,000 50,000 दोनों में है, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास निकल के आ गया 3 लाख और 5 लाख। ओके, अब इसका हम परसेंटेज कर देंगे अदर एक्सपेंसेस। तो 18 का किया 10% है हमारे पास एक्सपेंस, कितने का 3 लाख का, तो ये निकल के आ गया 30,000। अब 5 लाख का 8% कर दो तो ये निकल के आ गया 40,000। तो लिखिए इसको अब स्टेटमेंट में,
तो सी बना लीजिए पॉइंट अदर एक्सपेंसेस। तो 30,018 में 40,019 में, तो 10,000 हमारा इंक्रीज आ गया। तो ये परसेंटेज चेंज कितना निकल के आ गया, 33.33%। अब और कोई एक्सपेंस हमें दिया नहीं है, टैक्स है, टैक्स हम प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जितना भी होगा। तो 3,20,000 हमारे पास है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें से हमने टोटल एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट किए 3,30,000। तो ये नेट प्रॉफिट जो निकल के आया बिफोर टैक्स वो निकला है हमारा लॉस। तो माइनस में आई फिगर 10,000 और 2019 में भी आई 40,000 माइनस में, ठीक है। वो 5 लाख से माइनस किया 5,40,000 हमने, ओके। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का एब्सोल्यूट चेंज कितना आ गया, 40,000 माइनस 10,000 किया तो ये कितना 30,000, या फिर आप कर सकते हो 1,80,000 से भी माइनस कर सकते हैं 2,10,000, तब भी 30,000 ही आएगा, ओके। परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं, 30,000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये निकल गया हमारा 300%। अब लेस कर देंगे टैक्सेस। अब टैक्सेस क्या है कि लॉस है तो टैक्स कोई भी नहीं बनता, अगर प्रॉफिट होता तो टैक्स लगता, क्योंकि हमें दिया हुआ है टैक्स प्रॉफिट का 30%, ओके। तो 0 टैक्स आ गया, सेम ही फिगर आ जाएंगी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ओके। कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होती है, कॉमन साइज स्टेटमेंट एक वर्टिकल एनालिसिस है जिसमें हम क्या करते हैं, एक ही साल के आइटम्स लेते हैं, मींस एक फाइनेंशियल ईयर्स के कंपोनेंट लेकर प्रॉफिट एंड लॉस के या फिर बैलेंस शीट के, उनको आपस में कंपेयर करते हैं, ओके। वो हमारी होती है कॉमन साइज स्टेटमेंट। वो उस एक फाइनेंशियल ईयर के आइटम में से एक आइटम को हम बेस ले लेते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट में हम बैलेंस शीट का टोटल को बेस लेके बाकी सारे आइटम्स को उसके साथ कंपेयर करते हैं और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जहाँ फिर प्रॉफिट एंड लॉस जब हम बनाते हैं उसमें हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस लेके बाकी सारी आइटम्स का परसेंटेज निकाल देते हैं, ओके। आगे हम देख लेते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का मीनिंग, जहां उसको हम बोलते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, हम सिंपली जैसे मैंने आपको बता दिया कॉमन साइज स्टेटमेंट के मीनिंग में भी, कि हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100 मान लेते हैं, मींस बेस मान लेते हैं, उसकी परसेंटेज हो जाती है 100 और बाकी सारे उसके साथ हम करते हैं कंपेयर, ओके। वो हमारा बन जाता है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को हम डिफरेंट पीरियड्स की बना सकते हैं। अगर आप क्वार्टरली बनाना चाहते हो क्वार्टरली बना लो, सेमेस्टरली बन जाएगी, ईयरली बन जाएगी, जैसे भी आपने बना के कंपेयर करना है जिस भी पीरियड का, उस पीरियड का कंपैरिजन आप कर सकते हो, ओके। और कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम बनाते हैं ताकि हमें पता चल सके, हम एनालाइज करने के लिए बनाते हैं कि इंडिविजुअल आइटम जो इनकम स्टेटमेंट की है ना, उसके बारे में पता चल सके, उसका ट्रेंड क्या चल रहा है, वो अपवर्ड है डाउनवर्ड है, मींस एक्सपेंसेस कौन से इंक्रीज हो रहे हैं एज कंपेयर टू सेल, और जहाँ फिर सेल के कंपेरिजन में कौन से एक्सपेंसेस हमारे डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। और हमारी एफिशिएंसी बढ़ रही है कि कम हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो रही है कि कम हो रही है, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं, ओके। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बहुत ही ज़रूरी बताना चाहता हूं कि अब हम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में भी अवेलेबल हैं। दोनों ही ऐप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप चेकआउट कीजिए, वहां पर हमने जो फ्री में स्टडी मटेरियल डाला हुआ है वो आप चेक कर सकते हो, और उसके बाद हमने वहां पर पीडीएफ सोल्यूशन भी डाले हुए हैं, चैप्टर वाइज सोल्यूशंस आपको बुक्स के मिल जाएंगे इन पीडीएफ फॉर्मेट, ओके। और आने वाले कोर्सेज जो हम ट्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, सबके लिए बहुत ही मिनिमम प्राइस में हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जो भी +1 के स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो +2 के कोर्सेज सब्सक्राइब कर लीजिए, आ रहे हैं बहुत ही जल्दी, ठीक है। चलिए आगे हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस का जो एक्चुअल फॉर्मेट है, जो कंपनी एक्ट के द्वारा हमें दिया हुआ है पार्ट 2 शेड्यूल 3 में, वो ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया गया है। उसके लेक्चर का जो वीडियो मैं आई बटन में दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा।
सबसे पहले ऊपर लिखिए कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, जिस भी डेट में होगा ठीक है वो आ जाएगी। और टोटल हमारे 6 नंबर ऑफ कॉलम बन जाएंगे। पहला कॉलम आ गया हमारे पास पर्टिकुलर का, दूसरा आ जाएगा नोट नंबर का, और तीसरा कॉलम हमारे पास आ जाएगा फिगर्स ऑफ फॉर प्रीवियस ईयर, एंड चौथा आ जाएगा फिगर्स फॉर करंट ईयर। इसका हम कॉमन ऊपर हेडिंग बना लेंगे जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट अमाउंट। ओके, ये तो 4 कॉलम्स होते ही हैं। जो 2 नए कॉलम आपके ऐड हो रहे हैं उसका ऊपर अपना हेड बन जाएगा परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट से प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, 2 कॉलम बन जाएंगे इसके बीच में। ओके, अब पर्टिकुलर्स में हम सारी आइटम्स लिखेंगे, जो भी आइटम्स हमने फॉर्मेट में लिखते हैं। जैसे पहले इनकम आ जाएगी हमारे पास, उसमें टोटल रेवेन्यू निकाल के फिर एक्सपेंसेस आ जाएंगे 1 बाय 1। ठीक है, सारे एक्सपेंसेस आने के बाद टोटल एक्सपेंस का लग जाएगा, इनकम से माइनस कर देंगे हम एक्सपेंस, तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से हम लेस कर देंगे इनकम टैक्स, तो हमारे पास निकल के आ जाएगी एंड आइटम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, नेक्स्ट कॉलम में आपके पास आ जाएगा नोट नंबर। किसी भी एक्सपेंस का या इनकम का या स्टॉक किसी भी चीज़ का आपने अगर कोई नोट प्रिपेयर किया हुआ है, मींस उस आइटम में आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा आइटम्स हैं जिनको आपने क्लब करके जहां पर अमाउंट दिखाना है, तो उसका नोट प्रिपेयर करोगे। जो भी नोट प्रिपेयर करोगे उसको एक नंबर दोगे, वो जो नंबर आएगा वो नंबर आप यहाँ पर लिखोगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कॉलम है एब्सोल्यूट अमाउंट का, जिसमें प्रीवियस ईयर के और करंट ईयर के 2 कॉलम बनाए हुए हैं। प्रीवियस ईयर्स की जो इनकम है, जो भी फिगर्स हैं हमारी, वो सारी आ जाएगी प्रीवियस ईयर के कॉलम में, और जो करंट ईयर की फिगर्स है वो करंट ईयर के आ जाएगी। ठीक है, बस ऑपोजिट हो जाएगी ये फॉर्मेट में, जो ऑपोजिट है। जो आपने पहले समझा था फॉर्मेट, उसमें करंट ईयर पहले आता है और प्रीवियस ईयर बाद में आता है। इसमें प्रीवियस ईयर पहले आएगा, करंट ईयर बाद में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। परसेंटेज ऑफ, उसकी परसेंटेज निकालनी है हम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मान के दोनों ही साल की हमने परसेंटेज निकालनी है, प्रीवियस ईयर की भी और करंट ईयर की भी। ओके, परसेंटेज कैसे निकलेगी? जैसे आपने एक आइटम ले ली अदर इनकम, सपोज, ठीक है, अदर इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100, तो उसकी परसेंटेज निकल के आपके पास आ जाएगी, चाहे वो प्रीवियस ईयर की निकालो चाहे करंट ईयर की निकालो, ऐसे ही निकलती जाएगी। ओके, अब प्रीवियस ईयर की निकाल रहे हो तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी प्रीवियस ईयर का लेना है, अदर इनकम भी प्रीवियस ईयर की लेनी है। ओके, चलिए आप इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए एक इसकी इलस्ट्रेशन कर लेते हैं टीएस गरीवाल की बुक में से। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टार लिमिटेड फॉर द ईयर एंडर 31 मार्च 2012 एंड 11 प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपके पास देखिए डिटेल दी हुई है, पर्टिकुलर्स में 3 आइटम दी हुई हैं और 2 साल के उनके अमाउंट दिए हुए हैं। तो सिंपल सी कॉमन साइज स्टेटमेंट बनेगी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनेगी, तो फटाफट से बना लेते हैं। चलिए फिर फटाफट से इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखिए कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडर 31 मार्च 2011 एंड 12, और कॉलम हमारे 6 के 6 नंबर ऑफ कॉलम्स ड्रॉ कर लीजिए। एब्सोल्यूट अमाउंट में कॉलम का नेम आ जाएगा 31 मार्च 2011 और 31 मार्च 2012, ऐसे ही परसेंटेज में भी आ जाएगा 31 मार्च 2011 और 31 मार्च 2012। ओके, इस दोनों में लिख लीजिए रुपीज़ और इन दोनों में लिख लीजिए परसेंटेज एंड परसेंटेज। सो पहली आइटम है हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2012 और 11 जो क्वेश्चन में आपको ईयर दिए हुए हैं वो ऑपोजिट है, वो ध्यान में रखनी है बात। ऑलवेज ये ऑपोजिट ही आएंगे, तो इस चीज़ को आपने ध्यान में जरूर रखना है। ठीक है, तो 2011 के क्वेश्चन में फिगर हमें दी हुई है 16 लाख और 12 की दी हुई है 20 लाख, तो लिख लीजिए। सो पहली आइटम है हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 11 में लिखते हैं 16 लाख और 12 में लिख लीजिए 20 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के सामने। ओके, ऐसे ही आगे हम लिख लेते हैं अपने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में आपको फिगर दी हुई है 10 लाख 12 की और 8 लाख 11 की, तो लिखिए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 2011 में आ जाएगा 8 लाख और 12 में आ जाएगा 10 लाख। ओके, नेक्स्ट आइटम है हमारे पास अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस क्वेश्चन में हमें दिए हुए हैं 12 के दिए हुए हैं 1 लाख और 11 के 2 लाख।
तो ऐसे ही इसको सोल्यूशन में लिख लीजिए। अदर एक्सपेंसेस एब्सोल्यूट अमाउंट में 11 में आ गया हमारे पास 2 लाख और 12 में आ गया 1 लाख। ओके, अब हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की और कोई आइटम नहीं है, इसलिए उसका टोटल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक्सपेंसेस का टोटल लगा लेते हैं। उसमें दो आइटम्स है हमारे पास। तो एक्सपेंसेस का टोटल हमारे पास आ गया 11 का 10 लाख और 12 का आ गया 11 लाख। अब उसमें से हम निकाल लेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। रेवेन्यू से एक्सपेंसेस को माइनस कर दो। 16 लाख माइनस 10 लाख ये आ गया 6 लाख और 20 लाख माइनस 11 लाख ये आ गया 9 लाख। ओके, सिंपल सी कैलकुलेशन है। इसके बाद हमारे पास और कोई भी आइटम नहीं है, ना ही हमें टैक्स बताया गया है कितना लगना है कितना नहीं लगना है। तो सिंपल सी इलस्ट्रेशन है, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर हमारा टैक्स निकल आया है। अब हम एक्चुअल चीज़ कैलकुलेट करेंगे जिसके लिए हमने ये इलस्ट्रेशन कर रहे हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाने के लिए कॉमन साइज स्टेटमेंट बनती है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल के। तो चलिए अब हम निकालते हैं परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सबसे पहले हम निकालेंगे 2011 की। अब 2011 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ओवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो आपके पास 100 ही आने वाला है। 16 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। 16 लाख आपस में कट गए, 1 आया, 1 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 100% ही आ गया। ओके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका 100% ही रहेगा, चाहे उसको करो चाहे ना करो, ये आपकी मर्जी है। नेक्स्ट आइटम आगे हमारे पास एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, उसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। हमारे पास 11 की पहले निकालेंगे। 8 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो कट करने के बाद हमारे पास 1/2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100 आया, 2 को डिवाइड कर दिया 100 से, ये हमारे पास आ गया 50। तो ये निकल के आया हमारा 50%। ओके, ऐसे ही हम 31 मार्च 2012 का भी निकाल लेंगे। 12 का अमाउंट आ गया हमारे पास 10 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। 10 को 20 से डिवाइड किया तो ये निकल गया 2 को हमने कट कर दिया 100 से, वो भी हमारा 50 आ गया। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस यहाँ पर भी 50% ही हैं हमारे पास। ओके, नेक्स्ट निकाल लेते हैं हम अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस 11 के निकलेंगे। 2 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। 2 लाख को जब हमने कट किया तो ये आ गया डिवाइडेड बाय 8। 100 डिवाइडेड बाय 8 किया तो हमारे पास परसेंट निकलेगा कि 12.50%। ओके, ऐसे ही हम 12 का निकाल लेते हैं 2012 का। तो 2012 का अदर एक्सपेंसेस हमारे पास दिया हुआ है 1 लाख और जो एब्सोल्यूट अमाउंट है वो है हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 20 लाख। 1 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख किया तो ये कट किया तो हमारे पास अमाउंट निकल के आ गया 20 के साथ हमने डिवाइड किया 100 को तो जो अमाउंट निकल के आ गया 5। ओके, तो अदर एक्सपेंसेस हमारे निकले 5% ओनली। ओके, अब आगे हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस है। आप टोटल एक्सपेंसेस का अगर निकालोगे परसेंटेज तब भी इतना निकलेगा, अगर आप टोटल लगा लोगे तो टोटल भी उतना ही आएगा। तो 50 + 12 + 50 किया तो ये हमारे पास टोटल निकल गया 62.50। ऐसे ही हमारा 50 + 5 डिवाइडेड बाय जो करेंगे प्लस करेंगे तो वो भी हमारा आ जाएगा 55। ओके, अगर आप टोटल का निकालोगे तो वो भी इतना ही निकलेगा। जैसे 10 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 करके भी करोगे ना तब भी आपकी फिगर आएगी 62.50%। ओके, आगे है हमारे पास प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल लेंगे ऐसे ही। 6 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 2011 का निकल के आ जाएगा। कट करने के बाद हमारा निकल गया 37.50। ऐसे ही हमारा 12 का निकल जाएगा। 9 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारा आ गया 45%। ओके, तो आज का टॉपिक हमारा कवर हो चुका है। अब कॉमन साइज बैलेंस शीट होती है जिसमें हम क्या करते हैं परसेंटेज रिलेशनशिप निकालते हैं टोटल ऑफ बैलेंस शीट का ईच एंड एवरी आइटम के साथ। मींस टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज का हम कंपेयर करते हैं क्रेडिटर के साथ, हमारे बिल्स पेबल, हमारे कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, डिवेंचर्स हो गए, ठीक है, शेयर कैपिटल होगी, ये सारे हम
एक एक करके कंपेयर करते हैं। ऐसे ही टोटल एसेट्स इंडिविजुअल एसेट्स के साथ कंपेयर करते हैं। है तो टोटल ही ना दोनों साइड का, मींस बैलेंस शीट के टोटल को हम इंडिविजुअल आइटम के साथ कंपेयर करके उसकी परसेंटेज निकालते हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा का प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट बनाई थी हमने कॉमन साइज, उसमें हमने बेस लिया था नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को, जिसको हमने 100 माना था। ऐसे ही बैलेंस शीट में हम टोटल ऑफ एसेट्स या फिर टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी को बेस मान लेते हैं, वो हमारा हो जाता है 100%। ठीक है, उसको बेस मान के सारी कैलकुलेशन करते हैं और हमारे हर एक आइटम को, प्रीवियस ईयर की भी और करंट ईयर की आइटम को भी, हर एक आइटम को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद चेक करते हैं किसकी परसेंटेज में क्या चेंज आया है। अब कॉमन साइज हमें सिंपली ट्रेंड बताती है कि हमारे एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं, हमारे लायबिलिटी इंक्रीज हो रही हैं कि डिक्रीज हो रही हैं एज कंपेयर टू टोटल ऑफ बैलेंस शीट। और इसके साथ हमें एक तो एक एक आइटम का ट्रेंड पता चल जाता है। ठीक है, उसके साथ ही हमें जो एनालाइज हो जाती है कि कौन से आइटम में हमें वर्क करना पड़ेगा और कौन से आइटम में हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। और दूसरा, हम अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और फाइनेंशियल साउंडनेस मींस फाइनेंशियली हम कितने साउंड हैं, मींस गुड है, ताकि हम अपने डेट पे कर सकते हैं तो हम फाइनेंशियली साउंड होंगे। अगर हमारे डेट ज़्यादा है हमारे कंपेयर टू एसेट्स, तो हम क्या करेंगे, हमारे फाइनेंशियल पोजीशन साउंड नहीं, अनसाउंड मानी जाएगी। ओके, सो बाकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बैलेंस शीट का मीनिंग, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आई बटन में वीडियो का लिंक दे रहा हूं, आप उसमें से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हो। बहुत ही एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाए हुए हैं, एक एक इंडिविजुअल आइटम हमने एक्सप्लेन की है कि उसमें क्या आना है, कैसे आना है, क्या करना है, क्यों नहीं करना है। ठीक है, वो सारा कुछ आपको बताया हुआ है, आई बटन में जाके चेक कीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बहुत ही ज़रूरी बताना चाहता हूं कि अब हम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में भी अवेलेबल हैं। दोनों ही ऐप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप चेकआउट कीजिए। वहां पर हमने जो फ्री में स्टडी मटेरियल डाला हुआ है वो आप चेक कर सकते हो। और उसके बाद हमने वहां पर पीडीएफ सोल्यूशन भी डाले हुए हैं, चैप्टर वाइज सोल्यूशंस आपको बुक्स के मिल जाएंगे इन पीडीएफ फॉर्मेट। ओके, और आने वाले कोर्सेज जो हम ट्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, सबके लिए बहुत ही मिनिमम प्राइस में हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जो भी +1 के स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो +2 के कोर्सेज सब्सक्राइब कर लीजिए। आ रहे हैं बहुत ही जल्दी। ठीक है, आज हम फॉर्मेट समझेंगे। फॉर्मेट जो आपने पहले बनाया वो ही बनेगा, जस्ट इसमें एक कॉलम ऐड होगा जिसके 2 सब कॉलम होंगे। ठीक है, तो हम सारे ही समझ लेते हैं वन बाय वन। लिखिए कॉमन साइज बैलेंस शीट एज एट डेट डैश डैश डैश, जो भी डेट होगी उस डेट की बनेगी। ठीक है, ये पर्टिकुलर डे पर बनती है बैलेंस शीट, ऑलवेज ध्यान में रखना। ठीक है, फॉर द ईयर नहीं बनती, एज एट डेट बनती है। एक पर्टिकुलर डेट पर आपके पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, वो देखा जाता है बैलेंस शीट में ऑलवेज। ओके, तो 6 नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास बन जाएंगे। सबसे पहला बनेगा पर्टिकुलर्स का, दूसरा नोट नंबर का, और तीसरा चौथा कॉलम कॉमन करेंगे एब्सोल्यूट अमाउंट का बना के, उसमें अंदर 2 कॉलम बन जाएंगे, फिगर एज एट एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर्स, फिगर्स एज एट द एंड ऑफ करंट ईयर्स। यहाँ तक तो फॉर्मेट सेम है जो आपने बैलेंस शीट का समझा था, जस्ट जो प्रीवियस ईयर की फिगर का कॉलम है वो इधर आ गया और करंट ईयर का इधर चला गया, मीन्स ऑपोजिट हो गया आपस में। लेकिन जो मेन आप समझने वाले हो वो है हमारे नेक्स्ट 2 कॉलम, जो इसमें हेडिंग है हमारे पास परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, बैलेंस शीट के टोटल के कितनी कितनी परसेंटेज है। उसमें भी 2 फिगर निकालेंगे हम, पहले निकलेगी प्रीवियस ईयर की, दूसरी निकलेगी करंट ईयर की, निकलेगी परसेंटेज में। तो ऐसे करते हैं, एब्सोल्यूट अमाउंट में हम लिखेंगे रुपीज दोनों कॉलम में। ओके, परसेंटेज में आप लिखोगे परसेंटेज, ताकि पता चल सके ये फिगर है किस चीज की, परसेंटेज में लिखी गई है या अमाउंट में लिखी गई है, रुपीज में लिखी गई है। ओके,
अब पर्टिकुलर्स में हमारे सारे ही एसेट्स एंड लायबिलिटीज इक्विटीज ये सारा कुछ आ जाएगा, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में समझा था ना, अपने जो अभी बनाई थी कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है, उसमें बैलेंस शीट बनाया था ना, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, वो सारी की सारी डिटो ही फॉर्मेट जहाँ पर भी आ जाएगा। और प्रीवियस ईयर में फिगर प्रीवियस ईयर की आ जाएगी, करंट ईयर में करंट ईयर की फिगर आ जाएगी, नोट नंबर रह गया, सॉरी नोट नंबर में आपकी वैल्यू आएगी जो भी आपने साथ में नोट अटैच किया होगा कॉमन साइज बैलेंस शीट के साथ, वो नोट जहां पर आ जाएगा। ओके। और प्रीवियस ईयर में जो परसेंटेज निकालनी है, उसमें आपने प्रीवियस ईयर की फिगर्स का इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल या फिर एसेट साइड का टोटल लेना है। दोनों ही टोटल सेम होते हैं। एक टोटल उठा के उसको बेस मान लेना है, जो भी इंडिविजुअल आइटम है उसको उसके साथ डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करके आपने परसेंटेज निकाल लेनी है। फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर कैपिटल का हम अगर परसेंटेज निकालेंगे तो निकलेगा इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ऐसे ही आपका करंट ईयर का निकलेगा। ओके, सिंपल से कैलकुलेशन है, जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किया था कॉमन साइज में, वैसे ही बैलेंस शीट में भी कैलकुलेशन सारी होने वाली है। चलिए टॉपिक को और अच्छे तरीके से समझने के लिए एक हम कर लेते हैं इसकी इलस्ट्रेशन। टीएस गरेवाल की बुक में से इलस्ट्रेशन करते हैं, जिसमें लिखा फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ स्टार लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019 प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट। हमें सारी बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है, 31 मार्च 2019 की, उसमें हमको दो फिगर्स दी हुई हैं, 19 की भी और 18 की भी। बस ये ध्यान में रखना, यहाँ पर ईयर ऑलवेज ऑपोजिट होते हैं। ओके, जो जो भी आइटम है सारी की सारी ऐसे नोट डाउन करके हेड वाइज उसको हम कंपेयर कर लेंगे, उसका कॉमन साइज बना लेंगे, मींस परसेंटेज बना लेंगे। ओके, तो चलिए फॉर्मूला ड्रॉ कर लीजिए फटाफट से। ऊपर लिखे कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ स्टार लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018 एंड 19। और सबसे पहली है आइटम हमारे पास इक्विटी एंड लायबिलिटी हेड के अंदर शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, दो आइटम है। चलो हम शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस दोनों एक साथ भी लिख देंगे, कोई बात नहीं है। 10 लाख है 19 में, और 2018 में है 5 लाख, और 2 लाख रिजर्व है, और 18 में थे 3 लाख। फटाफट से नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटी, फर्स्ट आ गया सब हेड हमारे पास शेयर होल्डर फंड, ए पॉइंट आ गया शेयर कैपिटल, बी आ गया रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये 18 का हमारे पास है 5 लाख, और 19 का है हमारे पास 10 लाख, और 18 का रिजर्व एंड सरप्लस है 3 लाख, और 19 का है 2 लाख। ओके, ऐसे ही हम आगे हमारे पास दी हुई है नॉन करंट लायबिलिटीज, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग दी हुई है 8 लाख और 5 लाख। प्रीवियस ईयर की 5 लाख है, करंट ईयर की 8 लाख है। तो लिख दीजिए इसको भी फटाफट। नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ जाएगी, 18 की है 5 लाख और 19 की 8 लाख। आगे हमारे पास करंट लायबिलिटीज ट्रेड पेबल, प्रीवियस ईयर की 2 लाख है, करंट ईयर की 4 लाख। आगे हमारे पास करंट लायबिलिटीज ट्रेड पेबल, प्रीवियस ईयर की 2 लाख है, करंट ईयर की 4 लाख। अब और आगे कुछ नहीं है इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, सो इसका हम लगा लेते हैं टोटल। 5 + 3 + 5 + 4 2, ये हमारे पास आ गया 15 लाख, ठीक है। और 19 का टोटल आ जाएगा 10 + 2 + 8 + 4, ये आएगा 24 लाख। अब एसेट्स भी रिकॉर्ड करने के बाद ही परसेंटेज निकाल लेंगे। तो एसेट्स तो हमारे पास हैं चार, दो ही। पहला एसेट्स नॉन करंट एसेट्स हैं, फिक्स एसेट टेंजिबल एसेट्स कितने हैं, प्रीवियस के 10 लाख हैं, करंट के हो गए 15 लाख। तो लिखिए सेकंड आइटम एसेट्स, फर्स्ट आइटम सब हेड आ जाएगा एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स / टेंजिबल एसेट्स, और प्रीवियस ईयर के थे 10 लाख, करंट ईयर के हैं 15 लाख। आगे हमारे पास करंट एसेट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, प्रीवियस ईयर के हैं 5 लाख और करंट ईयर के हैं 9 लाख। तो इसे भी लिख देते हैं फटाफट। करंट एसेट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, प्रीवियस ईयर में आ जाएगा 5 लाख और करंट ईयर में आ गया 9 लाख। ओके, ये एसेट्स का कॉलम हमारे हो गए कंप्लीट। दो ही आइटम दी हुई हैं, ज़्यादा कुछ है। तो अब एसेट्स का भी टोटल लगा लेते हैं।
10 प्लस 5 जो 15 आ गया, 15 प्लस 9 जो आ गया 24। बैलेंस शीट के टोटल तो टैली हो गए ना। ओके, तो चलिए अब हम निकालते हैं परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। सबसे पहले निकालेंगे हम शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल हमारे पास 5 लाख और डिवाइडेड बाय करेंगे 15 लाख मल्टीप्लाई बाय करेंगे 100, तो जो निकल गया 33.33%। ऐसे ही करंट ईयर की भी निकाल लेंगे। 10 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, जो आपके पास आया 41.76%। ठीक है, ऐसे आगे रिजर्व में सरप्लस भी निकाल लेंगे। 3 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो जे हमारा आया 20%। और 2019 का रिजर्व में सरप्लस का निकला 2 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो जे अमाउंट आया 8.33%। और आगे हमारे पास 5 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 के, तो ये आ गया 33.33%। करंट ईयर का 8 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ये भी हमारे पास आ गया 33.33%। नेक्स्ट आइटम हमारे पास ट्रेड पेबल, तो ये 2 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो ये आ गया 13.33%। ठीक है, तीन आइटम इसकी थी, तो एक को हमने लिख दिया 34, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 1%। ओके, ये करना जरूरी हो जाएगा, 34 लिखना। ओके, नेक्स्ट है ट्रेड पेबल। 4 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो ये निकल गया 16.67%। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया इक्विटी एंड लायबिलिटीज का। टोटल का तो 100 आना ही है, क्योंकि उसको हमने बेस माना है। चलिए अब फटाफट से एसेट्स का भी कैलकुलेट कर लेते हैं परसेंटेज। ऐसे ही पहला है हमारे पास फिक्स्ड एसेट टेंजिबल एसेट्स, उसमें है 10 लाख प्रीवियस ईयर का, टोटल है 15 लाख। 10 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो ये आया 66.67%। ऐसे ही निकाल लेते हैं करंट ईयर का। 15 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख, ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई 100 करने के बाद 62.50%। और आगे हमारे पास 5 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 के, तो ये आ गया 33.33%। और ऐसे ही निकाल लेते हैं करंट ईयर का भी, वो आ जाएगा 9 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो ये आ गया 37.50%। ओके, टोटल ऑफ एसेट्स तो हमारे पास 100 एंड 100% आ जाएंगे दोनों के। ठीक है, ये हमारी बन गई है कॉमन साइज बैलेंस शीट। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, सिंपल सी कैलकुलेशन है, करो और नंबर लो, एंजॉय करो। अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।